साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित रहस्य और रोमांच से भरपूर अय्यारों के कारनामों से भरी हुई एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी कहानी के खंड 2 का 5वें भाग का 11वां बयान। तो आइए साथियों, मज़ा लेते हैं इस जादू से भरी हुई कहानी का, जिसमें एक बार फिर हम डूब जाते हैं। इस जगह मुक्तसर ही में यह भी लिख देना मुनासिब मालूम होता है कि रोहतासगढ़ तहखाने में से राजा बीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह और उनके अय्यार लोग क्यों कर छूटे और कहाँ गए। हम ऊपर लिखाए हैं कि जिस समय गौहर जोगिया का संकेत देकर रोहतासगढ़ किले में दाखिल हुई, उसके थोड़ी ही देर बाद एक लंबे कद का आदमी भी, जो असल में भूतनाथ था, जोगिया का संकेत देकर किले के अंदर चला गया। इस जगह मुक्तसर में ही ये भी लिख देना मुनासिब मालूम होता है कि रोहतासगढ़ तहखाने में से राजा बीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह और उनके अय्यार लोग क्यों कर छूटे और कहाँ गए। हम ऊपर लिखाए हैं कि जिस समय गौहर जोगिया का संकेत देकर रोहतासगढ़ किले में दाखिल हुई, उसके थोड़ी ही देर बाद एक लंबे कद का आदमी भी, जो असल में भूतनाथ था, जोगिया का संकेत देकर किले के अंदर चला गया। न मालूम उसने वहाँ क्या क्या कार्रवाई की, मगर जिस समय मैगजीन उड़ाई गई थी उस समय वह एक चौबदार की सूरत बना राजमहल के आसपास घूम रहा था। जब राजा दिग्विजय सिंह घबराकर महल के बाहर निकला था और चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था, वह इस तरह महल के अंदर घुस गया कि किसी को गुमान भी नहीं हुआ। इसके पास ठीक वैसी ही ताली मौजूद थी जैसी तहखाने की ताली राजा दिग्विजय सिंह के पास थी। भूतनाथ जल्दी जल्दी उस घर में पहुंचा जिसमें तहखाने के अंदर जाने का रास्ता था। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर उसी ताली से फिर बंद कर लिया। उस दरवाजे में एक ही ताली बाहर भीतर दोनों तरफ से लगती थी। कई दरवाज़ों को खोलता हुआ यह उस दालान में पहुंचा जिसमें बीरेंद्र सिंह वगैरह कैद थे, और राजा बीरेंद्र सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा बीरेंद्र सिंह उस समय बड़ी चिंता में थे। मैगजीन उड़ने की आवाज़ उनके कान तक भी पहुंची थी, बल्कि मालूम हुआ कि उस आवाज़ के सदमे से समूचा तहखाना हिल गया था। वे भी यही सोच रहे थे कि शायद हमारे अय्यार लोग किले के अंदर पहुंच गए। जिस समय भूतनाथ हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ, वे चौंके और भूतनाथ की तरफ देख करके बोले, तू कौन है और यहाँ क्यों आया। भूतनाथ, यद्यपि मैं इस समय एक चौबदार की सूरत में हूँ, मगर मैं हूँ कोई दूसरा ही। मेरा नाम भूतनाथ है। मैं आप लोगों को इस कैद से छुड़ाने आया हूँ और इसका इनाम पहले ही ले लिया चाहता हूँ। वीरेंद्र ताज्जुब में आकर, इस समय मेरे पास क्या है जो मैं इनाम में दूँ। भूतनाथ, जो मैं चाहता हूँ वह इस समय भी आपके पास मौजूद है। वीरेंद्र, यदि मेरे पास मौजूद है तो मैं देने को तैयार हूँ। मांग, क्या मांगता है। भूतनाथ, बस मैं यही मांगता हूँ कि आप मेरा कसूर माफ़ कर दें, और कुछ नहीं चाहता। वीरेंद्र, मगर मैं कुछ नहीं जानता कि तू कौन है और तूने क्या अपराध किया है जिसे मैं माफ़ कर दूँ। भूतनाथ, इसका जवाब मैं इस समय नहीं दे सकता महाराज। बस आप देर न करें, मेरा कसूर माफ़ कर दें, जिससे आप लोगों को यहाँ से जल्द छुड़ाऊँ। समय बहुत कम है, विलम्ब करने से पछताना पड़ेगा। तेज, पहले तुम्हें कसूर साफ साफ कह देना चाहिए। भूतनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। भूतनाथ की बातें सुनकर सभी हैरान थे और सोचते थे कि यह विचित्र आदमी है जो ज़बरदस्ती अपना कसूर माफ़ करा रहा है, और यह भी नहीं कहता कि उसने क्या किया है। इसमें शक नहीं कि यदि हम लोगों को यहाँ से छुड़ा देगा तो भारी एहसान करेगा, मगर इसके बदले में यह केवल इतना ही मांगता है कि इसका कसूर माफ़ कर दिया जाए। तो यह मामला क्या है आखिर। बहुत कुछ सोच समझकर राजा बीरेंद्र सिंह ने भूतनाथ से कहा, खैर जो हो, मैंने तेरा कसूर माफ़ किया। इतना सुनते ही भूतनाथ हंसा और 12 नंबर की कोठरी के पास जाकर उसी ताली से जो उसके पास थी कोठरी का दरवाज़ा खोला। पाठक महाशय भूले न होंगे, उन्हें याद होगा कि इसी कोठरी में किशोरी को दिग्विजय सिंह ने डाल दिया था और इसी कोठरी में से उसे कुंदन ले भागी थी। कोठरी का दरवाज़ा खुलते ही हाथ में नेजा लिए वह राक्षसी दिखाई पड़ी, जिसका हाल ऊपर लिख चुके हैं और जिसके सबब से कमला, भैरव सिंह, राम नारायण
और चुन्नीलाल किले के अंदर पहुँचे थे। इस समय तहखाने में केवल एक चिराग जल रहा था, जिसकी कुछ रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मगर जब वह राक्षसी कोठरी के बाहर निकली तो उसके नेजे की चमक से तहखाने में दिन की तरह उजाला हो गया। भयानक सूरत के साथ उसके नेजे ने सभी को ताज्जुब में डाल दिया। उस औरत ने भूतनाथ से पूछा, तुम्हारा काम हो गया? इसके जवाब में भूतनाथ ने कहा, हाँ। उस राक्षसी ने राजा वीरेंद्र सिंह की तरफ देख करके कहा, सभी को लेकर आप इस कोठरी में आएँ और तहखाने के बाहर निकल चलें। मैं इसी राह से आप लोगों को तहखाने के बाहर कर देती हूँ। यह बात सभी को मालूम थी कि इसी 12 नंबर की कोठरी में से किशोरी गायब हो गई थी, इसलिए सभी को विश्वास था कि इस कोठरी में से कोई रास्ता बाहर निकल जाने के लिए ज़रूर है। सभी की हथकड़ी बेड़ी खोल दी गई। इसके बाद सब कोई उस कोठरी में घुसे और उस राक्षसी की मदद से तहखाने के बाहर हो गए। जाते समय राक्षसी ने उस कोठरी को बंद कर दिया। बाहर होते ही राक्षसी और भूतनाथ राजा वीरेंद्र सिंह वगैरह से बिना कुछ कहे चले गए और जंगल में घुसकर देखते ही देखते नज़रों से गायब हो गए। उन दोनों के बारे में सभी को शक बना रहा। तो साथियों, अब शुरू होता है 12वां बयान। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं चंद्रकांता संतति, और आप सभी को ये विदित है या आपको पहले से ही ये पता है कि चंद्रकांता संतति आने से पहले चंद्रकांता सीरीज़ आई थी, और चंद्रकांता के बाद चंद्रकांता संतति की शुरुआत होती है। आप सबने चंद्रकांता के एपिसोड भी देखे होंगे, और उसी कहानी को आगे बढ़ाया गया है चंद्रकांता संतति के नाम से। और ये बेहद रोमांचक कहानी है, और यदि आपने इसको पढ़ा नहीं है या सुना नहीं है, जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं उसमें भाग 1 यानी खंड 1 यानी पूरी किताब मैं इसमें डाल चुका हूँ। इसके 6 भाग हैं यानी 6 खंड हैं, तो एक खंड मैंने यहाँ पर शूट कर लिया है और पूरा मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम खंड 2 यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और खंड 2 का अब पढ़ेंगे हम 12वां बयान। यानी पूरा मज़ा आपको तभी आएगा जब आप शुरुआत से इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे। तो दोपहर दिन चढ़ने के पहले ही फौज लेकर नाहर सिंह रोहतासगढ़ पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उस समय दुश्मनों ने लाचार होकर फाटक खोल दिया और लड़ भिड़ कर जान देने पर तैयार हो गए। किले की कुल फौज फाटक पर उमड़ आई और फाटक के बाहर मैदान में घोर युद्ध होने लगा। नाहर सिंह की बहादुरी देखने योग्य थी। वह हाथ में तलवार लिए जिस तरफ को निकल जाता था सफाई कर देता था। उसकी बहादुरी देखकर उसकी मातहत फौज की भी हिम्मत दूनी हो गई और वह ककड़ी की तरह दुश्मनों को काटने लगी। उसी समय 500 बहादुरों को साथ लिए राजा वीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह और तेज सिंह वगैरह भी आ पहुँचे और उस फौज में मिल गए जो नाहर सिंह की मातहती में लड़ रही थी। ये 500 आदमी उन्हीं की फौज के थे जो 2-2, 4-4 करके पहाड़ के ऊपर चढ़ाए गए थे। तहखाने से बाहर निकलने पर राजा वीरेंद्र सिंह से इनकी मुलाकात हुई थी और सब एक जगह हो गए थे। जिस समय किले वालों को यह मालूम हुआ कि राजा वीरेंद्र सिंह वगैरह भी उस फौज में आ मिले, उस समय उनकी हिम्मत बिल्कुल जाती रही। बिना दिल का हौसला निकाले ही उन लोगों ने हथियार रख दिए और सुलह का डंका बजा दिया। पहाड़ी के नीचे से और फौज भी पहुंच गई और रोहतासगढ़ में राजा वीरेंद्र सिंह की अमलदारी हो गई। जिस समय राजा वीरेंद्र सिंह दीवान खाने में पहुंचे, वहां राजा दिग्विजय सिंह की लाश पाई गई। मालूम हुआ कि उसने आत्मघात कर लिया। उसकी हालत पर राजा वीरेंद्र सिंह देर तक अफसोस करते रहे। राजा वीरेंद्र सिंह ने कुंवर आनंद सिंह को गद्दी पर बिठाया। सभी ने नज़रें दी। उसी समय कमला भी आ पहुंची। उसने किले में पहुंचकर कोई ऐसा काम नहीं किया जो लिखने लायक हो। हाँ, गिल्लन के सहित गौहर को ज़रूर गिरफ्तार कर लिया था। दिग्विजय सिंह की रानी अपने पति के साथ सती हुई। रामानंद की स्त्री भी अपने पति के साथ जल मरी। शहर में कुमार के नाम की मुनादी करा दी गई और यह कहला दिया गया कि जो रोहतासगढ़ से निकल जाना चाहे वह खुशी से चला जाए। दिग्विजय सिंह के मरने से जिसे कष्ट हुआ हो, वह यदि हमारे भरोसे पर यहाँ रहेगा तो उसे किसी तरह का दुख नहीं होगा। हर एक की मदद की जाएगी और जो लायक है उसकी खातिर की जाएगी। इन सब कामों के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने कुल हाल की चिट्ठी लिखकर अपने पिता के पास रवाना की। दूसरे दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने एकांत में कमला को बुलाया। उस समय उनके पास कुंवर आनंद सिंह, तेज सिंह, भैरव सिंह
तारा सिंह वगैरह अय्यार लोग ही बैठे थे, अर्थात सिवाय आपस वालों में के कोई भी बाहरी आदमी नहीं था। राजा वीरेंद्र सिंह ने कमला से पूछा, कमला, तू इतने दिनों तक कहाँ रही? तेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें आई और तू किशोरी का क्या क्या हाल जानती है, सो मैं सुनना चाहता हूँ। कमला हाथ जोड़कर, जो कुछ मुसीबतें मुझ पर आई और जो कुछ किशोरी का हाल मैं जानती हूँ, सब अर्ज करती हूँ। अपनी प्यारी किशोरी से छूटने के बाद मैं बहुत ही परेशान हुई। अग्निदत्त की लड़की कामनी ने जब किशोरी को अपने बाप के पंजे से छुड़ाया और खुद भी निकल खड़ी हुई तो पुनः मैं उन लोगों से जा मिली और बहुत दिनों तक गया जी में रही और वहीं बहुत सी विचित्र बातें हुई। वीरेंद्र, हाँ, गया जी का बहुत कुछ हाल तुम लोगों के बारे में देवी सिंह की जुबानी मुझे मालूम हुआ था और ये भी जाना गया था कि जिन दिनों इंद्रजीत सिंह बीमार था, उसके कमरे में जो जो अद्भुत बातें देखने सुनने में आई वह सब कामनी ही की कार्रवाइयाँ थी, मगर उनमें से कई बातों का भेद अभी तक मालूम नहीं हुआ। कमला, वह क्या? वीरेंद्र, एक तो यह कि तुम लोग उस कोठरी में किस रास्ते से आती जाती थी, दूसरे लड़ाई किससे हुई थी, वह कटा हुआ हाथ जो कोठरी में पाया गया किसका था और बिना सिर की लाश किसकी थी? कमला, वह भेद भी मैं आपसे कहती हूँ। गया जी में फल्गु नदी के किनारे एक मंदिर श्री राधा कृष्ण जी का है। उसी मंदिर में से एक रास्ता महल में जाने का है जो उस कोठरी में निकलता है, जिसका हाल माधवी, अग्निदत्त और कामनी के सिवाय किसी को मालूम नहीं था। कामनी की बदौलत मुझे और किशोरी को मालूम हुआ। उसी रास्ते से हम लोग आते जाते थे। वह रास्ता बड़ा ही विचित्र है, उसका हाल मैं जुबानी नहीं समझा सकती। गया जी चलने के बाद जब मौका मिलेगा तो ले चलकर उसे दिखाऊंगी। हम लोगों का उस मकान में आना जाना नेक नियति के साथ होता था, मगर जब माधवी गया जी में पहुंची तो बदला लेने की नीयत से एक आदमी और अपनी अय्यारा को साथ ले उसी राह से महल की तरफ रवाना हुई। उसे उस समय तक शायद हम लोगों का हाल मालूम नहीं था। इत्तेफाक से हम तीनों आदमी भी उसी समय सुरंग में घुसे। आखिर नतीजा ये हुआ कि उस कोठरी में पहुंचकर लड़ाई हो गई। माधवी के साथ का आदमी मारा गया। वह कलाई माधवी की थी और मेरे हाथ से कटी थी। अंत में उसकी अय्यारा उस आदमी का सिर और माधवी को लेकर चली गई। हम लोगों ने उस समय रोकना मुनासिब न समझा। वीरेंद्र, हाँ ठीक है, ऐसा ही हुआ है। ये हाल मुझे मालूम था, मगर शक मिटाने के लिए तुमसे पूछा था। कमला, ताज्जुब में आकर, आपको कैसे मालूम हुआ? वीरेंद्र, मुझसे देवी सिंह ने कहा था और देवी सिंह को उस साधु ने कहा था जो रामशिला पहाड़ी के सामने फल्गु नदी के बीच वाले भयानक टीले पर रहता था। देवी सिंह की जुबानी बाबा जी ने मुझे एक संदेश भी कहला भेजा था। मौका मिलने पर मैं ज़रूर उनके हुक्म की तामील करूँगा। कमला, वह संदेश क्या था? वीरेंद्र, सो इस समय नहीं कहूँगा। हाँ, ये तो बता कि कामनी का और उन डाकुओं का साथ क्यों कर हुआ जो गया जी की रियाया को दुख देते थे? कमला, कामनी का उन डाकुओं से मिलना केवल उन लोगों को धोखा देने के लिए था। वे डाकू सब अग्निदत्त की तरफ से तनख्वाह और लूट के माल में कुछ हिस्सा भी पाते थे। वे लोग कामनी को पहचानते थे और उसकी इज्जत करते थे। उस समय उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि कामनी अपने बाप से रंज होकर घर से निकली है, इसलिए उससे डरते थे और जो वह कहती थी करते थे। आखिर कामनी ने धोखा देकर उन लोगों को मरवा डाला और मेरे ही हाथ से उन डाकुओं की जाने गई। वे डाकू लोग जहाँ रहते थे आपको मालूम ही होगा। वीरेंद्र, हाँ मालूम हुआ है। जो कुछ मेरा शक था मिट गया। अब उस विषय में विशेष कुछ मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये पूछता हूँ कि इस रोहतासगढ़ वाले आदमी जब किशोरी को ले भागे तब तेरा और कामनी का क्या हाल हुआ? कमला, कामनी को साथ लेकर मैं उस खंडर से जिसमें नाहर सिंह से और कुंवर इंद्रजीत सिंह से लड़ाई हुई थी बाहर निकली और किशोरी को छुड़ाने की धुन में रवाना हुई, मगर कुछ कर नहीं सकी। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अभी तक मारी मारी फिरती हूँ। यद्यपि इस रोहतासगढ़ के महल तक पहुँच चुकी थी, मगर मेरे हाथ से कोई काम नहीं निकला। वीरेंद्र, खैर कोई हर्ज नहीं। अच्छा ये बता कि अब कामनी कहाँ है? कमला, कामनी को मेरे चाचा शेर सिंह ने अपने एक दोस्त के घर में रखा है, मगर मुझे ये नहीं मालूम कि वह कौन है और कहाँ रहता है। वीरेंद्र, शेर सिंह से कामनी क्यों कर मिली? कमला, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक खंडर है। शेर सिंह से मिलने के लिए कामनी को साथ लेकर मैं उसी खंडर में गई थी, मगर अब सुनने में आया है कि शेर सिंह ने
आपकी ताबेदारी कबूल कर ली और आपने उन्हें कहीं भेजा है। वीरेंद्र, हाँ, वह देवी सिंह को साथ लेकर इंद्रजीत सिंह को छुड़ाने के लिए गए हैं, मगर न मालूम क्या हुआ कि अभी तक नहीं लौटे। कमला, कुंवर इंद्रजीत सिंह तो यहाँ से दूर न थे और चाचा को वह जगह मालूम थी, अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। वीरेंद्र, क्या तुझे भी वह जगह मालूम है? कमला, जी हाँ, यहाँ से शायद 25 या 30 कोस से ज़्यादा दूर न होगा। एक छोटा सा तालाब है जिसके बीच में एक खूबसूरत मकान बना हुआ है, कुमार उसी में है। वीरेंद्र, क्या तू वहाँ तक मुझे ले जा सकती है? कमला, जी हाँ, आप जब चाहें चलें, मुझे रास्ता बखूबी मालूम है। इस समय कुंवर आनंद सिंह ने, जो सिर झुकाए सब बातें सुन रहे थे, अपने पिता की तरफ देखा और कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं कमला के साथ भाई की खोज में जाऊं। इसके जवाब में राजा वीरेंद्र सिंह ने सिर हिलाया, अर्थात उनकी अर्जी नामंजूर कर दी। राजा वीरेंद्र सिंह और कमला में जो कुछ बातें हो रही थी, सब कोई गौर से सुन रहे थे। यह कहना जरा मुश्किल है कि उस समय कुंवर आनंद सिंह की क्या दशा थी। कामनी के वे सच्चे आशिक थे, मगर वारे दिल, इस इश्क को उन्होंने जैसा छिपाया उन्हीं का काम था। इस समय वे कमला की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। उन्हें निश्चय था कि जिस जगह शेर सिंह ने कामनी को रखा है, वह जगह कमला को मालूम है, मगर किसी कारण से बताती नहीं। इसलिए कमला के साथ भाई की खोज में जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी थी। इसके सिवाय कामनी के विषय में और भी बहुत सी बातें कमला से पूछना चाहते थे, मगर क्या करें, लाचार कि उनकी अर्जी नामंजूर की गई और वे कलेजा महसूस कर रह गए। इसके बाद आनंद सिंह फिर अपने पिता के सामने गए और हाथ जोड़ करके बोले, मैं एक बात और अर्ज किया चाहता हूँ। वीरेंद्र, वह क्या? आनंद, इस समय रोहतासगढ़ की गद्दी पर मैं बिठाया गया हूँ, परंतु मेरी इच्छा है कि बतौर सूबेदार के यहाँ का राज किसी के सुपुर्द कर दिया जाए। आनंद सिंह की बात सुन राजा वीरेंद्र सिंह सोच में पड़ गए और कुछ देर तक सोचने के बाद बोले, हाँ, मैं तुम्हारी इस राय को पसंद करता हूँ और इसका बंदोबस्त तुम्हारे ही ऊपर छोड़ता हूँ। तुम जिसे चाहो इस काम के लिए चुन लो। आनंद सिंह ने झुककर सलाम किया और उन लोगों की तरफ देखा जो वहाँ मौजूद थे। इस समय सभी के दिल में खुटका पैदा हुआ और सभी इस बात से डरने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि यहाँ का बंदोबस्त मेरे सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि उन लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने मालिक का साथ छोड़ना पसंद करता। आखिर आनंद सिंह ने सोच समझ करके अर्ज किया, आनंद, मैं इस काम के लिए पंडित जगन्नाथ जोशी को पसंद करता हूँ। वीरेंद्र, अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं। ज्योतिषी जी ने बहुत उज्र किया, बवेला मचाया, मगर कुछ नहीं सुना गया। उसी दिन से मुद्दत तक रोहतासगढ़ ब्राह्मणों की हुकूमत में रहा और यह हुकूमत हुमायूं के ज़माने में 944 हिजरी तक कायम रही। इसके बाद 945 में दगाबाज शेर खान ने रोहतासगढ़ के राजा चिंतामन ब्राह्मण को धोखा देकर किले पर अपना कब्जा कर लिया। तो साथियों, यहाँ ये 12वां बयान अब पूरा होता है और 13वें बयान में फिर मिलते हैं। तब तक आप मेरी कहानियों को पढ़ते रहें और मज़ा लेते रहें इस जादुई कहानी का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।